कि दो नारे लगते थे, वो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। बिल्कुल बचपन की स्मृतियां हैं। नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं और कुछ मंत्रियों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं। इस देश में 27 अगर कैबिनेट मंत्री की होर्डिंग लगाई गई तो क्यों नहीं ये होर्डिंग लगाई जाए कि 27,000 प्रोफेसर भी ओबीसी बना दिए, 27,000 जो है डॉक्टर बना दिए, या सुप्रीम कोर्ट की भाषा में कहते तो 27 सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए। यहाँ तक आओ ना, क्या ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर बनाने से ओबीसी समाज का कोई भला होने वाला? दोस्तों, द न्यूज़ वीक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूं और मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि एक जाने माने विचारक और एक्टिविस्ट हैं। और इस समय दिल्ली में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिसे आप नफ़रत का माहौल कह सकते हैं। कुछ वीडियो आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, जो जंतर मंतर पे जो लोग थे उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत भरा माहौल बनाने का और उनके लिए हिंसा का इस्तेमाल करने के जो नारे हैं वो लगाए। उसके बाद एक तरीके का माहौल बना है कि दिल्ली, और क्योंकि यूपी चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या फिर से इस देश में उस तरह के दंगों वाला माहौल बनाने की कोशिश है, पोलराइजेशन की कोशिश है? तो इन मसलों पर ज़रूरी बातें करेंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी। जी, बहुत शुक्रिया सुमित जी। तो आपने वीडियो देखी होगी, जंतर मंतर पे कुछ लोग नारे लगा रहे थे, तो देख के क्या समझ में आया, क्या हो रहा है इस देश में? और ये बहुत इसको ठस हो चुकी भाषा में कहें कि दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदा करते हैं, इस टाइप का ही कुछ मामला है। लेकिन बहुत पेचीदा है। मैं इस मामले पर जब देखा मैंने ये वीडियो, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मेरे जहन में, जो स्मृति मेरे जहन में आई, वो ये थी कि मेरा घर आजमगढ़ है और मेरा पड़ोसी ज़िला है गोरखपुर। वहाँ एक मठ का मठाधीश व्यक्ति हुआ करता था, वो एक हिंदू युवा वाहिनी करके संगठन चलाता था। और उस संगठन से बहुत बचपन में स्मृतियों में कहीं दर्ज है कि दो नारे लगते थे, वो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। बिल्कुल बचपन की स्मृतियां हैं। मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत पता नहीं था, लेकिन ये जो काटे जाएंगे और ये सब चिल्लाएंगे राम राम, तो मैं बहुत डर गया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो बचपन में लगता था कि वाकई ऐसा होगा, कोई किसी को काटेगा और कोई चिल्लाएगा, तो मैं बहुत डर गया था। धीरे धीरे होश संभाला तो लगा कि इस देश की आवाम ऐसे नारे वालों को बख्शेगी नहीं, वो उन्हें सज़ा देगी और उसके खिलाफ खड़ी होगी। आज मैं जब देखता हूँ कि वो नारे लगवाने वाले संगठन का व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना बैठा है और अब ये नारे पूरे देश में लगाए जा रहे हैं, तो यह अब डरावना होता जा रहा है। पता नहीं, लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा डर की बात करके इस माहौल को डराते हैं, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि मैं उस पहचान से अगर नहीं आता हूँ जिस पहचान का नाम लेकर के कहा जा रहा है कि हम काटेंगे तुम्हें, तुम राम राम चिल्लाओगे, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। क्या ये दोनों नारे भारत के संविधान के अनुकूल हैं? मेरा सवाल केवल इतना है। और अगर यह अनुकूल नहीं है तो जो लोग संविधान की शपथ लेकर के सत्ता की कुर्सियों पर बैठते हैं, उन लोगों की क्या जिम्मेदारी और जवाबदेही है? ये मेरी चिंता का विषय। बतौर नागरिक तो मैं इस पूरी मंशा के खिलाफ खड़ा होना हूँ और हूँ आज भी कि ये गलत है। हमने दिल्ली में पिछले साल भी देखा जब दंगे हुए, किस तरीके के हालात बने और माहौल बनाया गया कि एक खास कौम को टारगेट किया जाए और लोगों को मारा भी, 50-60 लोग मारे भी, आज भी लोग जेल में हैं, घर जला दिए। क्या ये फिर से वैसे ही दंगों की प्लानिंग लगती है, या कुछ हिंसा जिसका चुनावी फ़ायदा हो सके, कुछ ऐसा ख्याल आता है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से दो बातें इस दक्षिणपंथी फासिस्ट मनुवादी जो विचारधारा के लोग हैं, दो बातें इनके कोर में रहती हैं। पहला नफ़रत, और उसी नफ़रत से उपजती है दंगे की स्थितियाँ, और दूसरा है हमेशा ये किन प्रकरण चुनाव जीतना, चुनावी मोड में रहना। तो ये दो चीज़ें हैं जिसको लेकर के ये कुछ भी कर सकते हैं। चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता है ताकि वो सत्ता की कुर्सी पर बैठें, और जो वो चाहते हैं, जो उनके विचारधारा के लोग थे जिन्होंने गांधी की हत्या की, जो हिंदू राष्ट्र या दो राष्ट्र के सिद्धांत के पहले लंबरदार हुआ करते थे, जिन्होंने पहली बार दो राष्ट्र की थ्योरी दी, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, दलित पिछड़े आदिवासी विरोधी जो लोग हैं, उनकी जो विचारधाराएँ, जो उनकी मंशाएँ थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो उसको लेकर के ये चाहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि नफ़रत उनका व्यापार है, चुनावी व्यापार है। चुनाव जब जब करीब आता है तब कहीं दंगा, और इस बार चुनाव किस राज्य का है? सबसे संवेदनशील राज्य का है, यानी उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश जहाँ अयोध्या भी है और जिसका वो नारा लगाते हैं कि ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो ये दोनों तीनों चीज़ें ऐसे दौर में हैं कि उत्तर प्रदेश में इनके पास 4.5 साल में गिनाने के लिए कोई एक काम नहीं है। ले दे के राम मंदिर है, तो राम मंदिर को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता का जो अंडरटोन है वो ये समझ में आता है कि चलो मंदिर बनवाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अब तो बन गया। अब उसके आगे क्या, अब महंगाई कहाँ जाएगी, पेट्रोल का दाम कहाँ जाएगा, सिलेंडर का दाम कहाँ जाएगा, कोरोना में जो मर गए लोग, जो लाशें तैरती रहीं, उनका क्या होगा। ये सारी जो चिंताएं हैं ना, वो उनके सामने वो माथे की शिकन पैदा कर रही हैं। तो अब उनके पास वही पुराना टूल बचा हुआ है जो 1992 90-92 के आसपास उत्तर प्रदेश में किया गया। आतंकवादी गतिविधि की तरह, आपराधिक गतिविधि की तरह इस देश में मस्जिद तोड़ी गई, उसके नाम पर वो चुनाव जीतते रहे। इससे मेरे को एक बात याद आती है लक्ष्मण जी की, जब 90 का आप बात करते हैं उस दौर की, तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, उसके अगेंस्ट में कमंडल, फिर उन्होंने रथ यात्राएं निकाली, दंगे हुए और तमाम वो जो इतिहास है नफरत का वो हम सब जानते हैं। फ़िलहाल भी ओबीसी से जुड़े हुए कई मसले हैं जिन पर बहुत ही निर्णायक अभी ये पल हैं। अभी आपने नीट में ओबीसी आरक्षण को लागू करवाया, कितनी जद्दोजहद के बाद में। फ़िलहाल जातिवार जनगणना को लेकर भी ओबीसी बहुत सजग दिख रहा है। अभी तमाम सेमिनार्स हो रहे हैं, लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं, और चाहे वो एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग हो, तो ओबीसी समाज, बहुजन समाज का एक तबका जो आज सड़कों पर है। तो क्या इस दौर को उस दौर के संदर्भ में समझा जा सकता है कि जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ, लोगों ने विरोध किया और फिर इन्होंने वही नफरत की राजनीति, कमंडल की राजनीति शुरू की, और आज फिर से उसी तरफ मोड़ने की कोशिश है ये? बिल्कुल निसंदेह, जानते हैं, मतलब इनका विचार क्लियर है कि वह इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो भी वंचित शोषित जमात के लोग हैं, उनको किसी भी तरह से उनका जो शेयर है, उनका जो स्टेक है स्टेट में, वह देने का अगर मौका मिलता है, वह जब सवाल सामने आता है तो उस सवाल का ये मुखर विरोध या खुल करके विरोध नहीं कर पाते। यही हुआ मंडल कमीशन के समय। मंडल कमीशन लागू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का एक भी बयान आप नहीं पाएंगे जो मंडल के विरोध में हो, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे। इस देश की आधी आबादी को नाराज करके वो कभी इस देश में शासन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक बड़ा रणनीतिक तरीका अपनाया कि मंडल के विरोध में कमंडल लाया, जो आपके सवाल में निहित था। तो इससे मंशा क्लियर हो जाती है ना कि आप जो लोग हक मांग रहे हैं, जो लोग अपना हक चाहते हैं, वो आप सत्ता में बैठ करके नहीं देना चाहते। जबकि आप ये दावा करते हैं कि आप 2014 के चुनाव और 19 के चुनाव में पूरे देश को बिना पूछे बताते हैं कि मैं ओबीसी जाति का हूँ, मैं पिछड़ी जाति का हूँ, पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। 27 कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं तो आप बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, संसद में इसको क्लेम करते हैं कि हमने दलित और पिछड़ों को मंत्री बनाया। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर आपने जाति बिना पूछे इस देश को बताई, आप जाति को क्लेम करते हैं कि राष्ट्रपति दलित बना दिया, प्रधानमंत्री ओबीसी है, ये बीजेपी बताती रहती है ना। अब अगर उनके सवाल क्या हैं, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका क्या होगा, ओबीसी की लेकर के जो चिंता है इस समय, ओबीसी दो तीन मुद्दों पर प्राथमिक तौर से लड़ रहा है। वो है मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाएं, और उसके बाद है जाति जनगणना। तो मंडल का जाति जनगणना का एक ऐसा रिश्ता है कि जाति जनगणना से आंकड़े पता चलेंगे और वो आंकड़े कम से कम उसके ओबीसी के हित के लिए आएंगे। दूसरी बात कि किस किस राज्यों में, जैसे भी कल ही ये संविधान संशोधन पास हो गया कि ये जो ओबीसी जातियों की लिस्टिंग है ये स्टेट करेगा। तो स्टेट में केवल झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहाँ जहाँ ओबीसी जातियाँ क्लेम कर रही हैं, ओबीसी होने के लिए कुछ जातियाँ लड़ रही हैं कि हम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तो हमें भी ओबीसी में शामिल किया जाए, तो अब इसका उन्होंने उनको दे दिया और इसका भी ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने ओबीसी के लिए देखो कितना क्रांतिकारी कदम उठा दिया। तो जब सब कुछ क्रांतिकारी कर रहे हैं तो जाति जनगणना कराएं। जाति जनगणना से ओबीसी के साथ साथ सवर्णों की तादाद पता चलेगी, एक्चुअल डेटा आपके पास आएगा, डेटा के बेस पर फिर पॉलिसी मेकिंग होगी। लोग ये बदनाम कर रहे हैं कि जाति जनगणना से जातियां पता चल जाएंगी तो लोग आरक्षण मांगने लगेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जाति जनगणना आ जाएगी तो हो सकता है आरक्षण की जरूरत न पड़े, क्योंकि डेटा क्लियर हो जाएगा।
फिर तब देखा जाएगा कि कौन वाकई पिछड़ा रह गया। तो अपने आप इस देश में आरक्षण देना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है, बैकलॉग का सवाल है, शॉर्टफॉल का सवाल है, नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं और कुछ मंत्रियों के चेहरे दिखाए जा रहे हैं। इस देश में 27 अगर कैबिनेट मंत्री को होर्डिंग लगाई गई तो क्यों नहीं ये होर्डिंग लगाई जाए कि 27,000 प्रोफेसर भी ओबीसी बना दिए, 27,000 जो है डॉक्टर बना दिए, 27,000 मतलब 2700 या सुप्रीम कोर्ट की भाषा में कहें तो 27 सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए। यहां तक आओ ना, क्या ओबीसी कैबिनेट मिनिस्टर बनाने से ओबीसी समाज का कोई भला होने वाला? नुमाइंदगी तो आप दे रहे हैं ना, इसीलिए तो आपने जाति बताई। तो नुमाइंदगी प्रोफेसर में चाहिए, डॉक्टर में चाहिए, इंजीनियर में चाहिए, और वकील होने चाहिए, ब्यूरोक्रेट होने चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरी होने चाहिए। ओबीसी समाज का ये चिंता है। तो यह सब कुछ ना हो तो थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा था कि चुनाव जीता जा सके, और बाकी मसलों पर चुप्पी रहेगी। जाति जनगणना के लिए तो मना कर दिया ना, जबकि 2018 में राजनाथ सिंह ने कहा जाति जनगणना कराएंगे। तो आखिरी बात यही है जो आपके सवाल में है, मैं उसी में सहमति दर्ज कर रहा हूं कि यह सब बड़े काम ना करने पड़े। तो इसलिए बीच बीच में हिंदू मुस्लिम वाले मसले को लाओ। और मुसलमान को ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान को केवल बहाने के तौर पर बीच में लाया जाता है, नहीं। मुस्लिम पहचान पर बाकायदे ये सरकार, फासिस्ट सरकार, हिंसक और हमलावर है। दाढ़ी और टोपी देख करके लिंचिंग हुई है, ये सच है। मुसलमान को आतंकवादी और क्या क्या कहा जा रहा है। इसी दिल्ली में जहां हम लोग यहाँ खड़े हैं, चंद कदम की दूरी पर यहाँ पर नारे लगे ना, वो नारे क्या दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे आप इस पर बात करें। वो चाहते हैं उनका छोटा सा एक संगठन होगा जिसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। आप कल्पना करिए, बस थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ, जिस आदमी ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अश्विनी उपाध्याय, और ये पंकज कुलश्रेष्ठ या क्या नाम है इसका, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कुछ है, ये दोनों दिन रात नफरत का जहर सोशल मीडिया पर फैलाते रहते हैं। एक तो सोशल मीडिया का कोई रूल एंड रेगुलेशन इन पे लागू नहीं होता। दलित बहुजन की बात करिए तो तुरंत आपको बैन कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जब ये नारे उनके संगठन के लोग लगाए, हिंदू रक्षा दल करके एक संगठन आया है, तो जब उनके ऊपर बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो किए ही नहीं। आरएसएस एक ऐसा ऑक्टोपस है ना कि वो अपने 1000 हाथ पैर से कुछ कुछ चीज़ें टेस्ट करता रहता है, तालाब में पत्थर फेंक करके। तो वो देखता रहता है कि चलो एक छोटे संगठन से ये कहलवा दो, उससे ये कहलवा दो। बड़ा नेता कभी ये सब नहीं बोलता। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये मुश्किल है कि हम इसको नज़रअंदाज भी करें तो कैसे करें। हम अगर इस पर विरोध करेंगे तो उनको हवा मिलेगी, और वो तो चाहते ही हिंदू मुस्लिम पर बहस हो ताकि जात जनगणना का सवाल हाशिए पर चला जाए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुस्लिमों का असली मुद्दा है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर बात ना हो। इसलिए इस देश की जनता को सोचना चाहिए कि आपको बरगलाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है, असली मुद्दे पर बहस ना हो। इसलिए हिंदू मुस्लिम और जिनका इतिहास ही दंगे का रहा हो, रथ यात्रा के नाम पर दंगा किया इन लोगों ने, मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, तीनों को यह देश किस बात के लिए जानता है? नफरत की भाषा, नफरत का काम, दंगा में इनका इन्वॉल्वमेंट। तो आज इस देश को तय करना है कि 2021 का भारत दंगा की तरफ जाएगा या वाकई इस देश के वंचित, शोषित, कमेरा जाति के लोगों को उनका हक मिलेगा। ये इम्तिहान की घड़ी है। तो ये बिल्कुल एक इम्तिहान की घड़ी है, और यूपी चुनाव भी आने वाले हैं, और उससे पहले इस तरह का फिर से माहौल बनाया जाने की कोशिश, एक साजिश लगती है कि नफ़रत हो, दंगे भड़काए जाए, और फिर नुकसान के नाम पर, क्योंकि मुद्दे तो है नहीं, काम अगर किया होता तो उसके आधार पर वोट मांगे जाते, लेकिन ये ध्रुवीकरण करके वोट बटोरने का जो काम है, इस पर आप सबको अलर्ट होने की ज़रूरत है। सचेत रहें और अपने मत का सही इस्तेमाल करें। ये रिपोर्ट मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूं, और ये आपको अच्छी लगी हो, प्रोफेसर साहब की बात आपको अच्छी लगी हो, अपनी राय देनी हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।